मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम सभी जो है वेदांग में से अन्यतम वेदों का जो मुख है व्याकरण, उसको पढ़ रहे हैं। तो आइए, कल हमने जो बताया था भागा की जो सिद्धि हम कर रहे हैं, और भागा की सिद्धि में जो भज धातु हैं, भज सेवायाम। तो हाँ, हेलो 88 वाला के नंबर ईमेल लगावे छे तावन करू धीरे धीरे नहीं आवाज जे लाइन में नेटवर्क नहीं छे। अच्छा जी, ठीक है। एक मिनट हाँ ठीक है, थोड़ा सा तो भज धातु जो है भज सेवा अर्थ में है। भज जो है सेवार्थ में है। सेवार्थ में भज धातु का प्रयोग होता है, भज सेवायाम। तो हमने बताया था तो भज धातु जो है थोड़ा सा रुक जाइए जी। तो भज धातु जो है सेवार्थ में है, और ये वादिगण की धातु है। और धातु जो है अनुदात्त है, अनिट, और उदात्त धातु है। सॉरी,
स्वरितेत है, पद में मुझे उभय पदी है। भज धातु परस्मय पद में भी चलता है और आत्मनेपद पद में भी चलता है। इतना हमने बता दिया था। हाँ, सुनाई दे रही है? हाँ, तो भज धातु जो है सेवार्थ में ये बता दिया हूं मैं, ये आप लोग को आता है। ये भ्वादिगण की धातु है, धातु अनुदात्त है, स्वरितेत है। अब जो है भज जो है, इसमें भज जो है उपदेशे जननासिक इत, उपदेशे अनुनासिक अच इत भवति। उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। तो जकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसका नाम इत है। तो सबसे पहले कि अनुनासिक किसका नाम है, तो इस पर चर्चा चल रही थी कि मुख नासिका वचनोनुनासिकः। तो ये मुख नासिका वचनोनुनासिका सूत्र निकाल लीजिए आप सभी। ये पहला अध्याय पहला पाद का 8वां नंबर शायद सूत्र है। तो इसको, हाँ, इसको आप निकाल लीजिए। बताया था मुख नासिका वचन प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अनुनासिक ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसमें समास है मुखम च नासिका च इति मुख नासिकम। मुखम च नासिका च इति मुख नासिकम। तो मुख नासिकम जो है कल भी मैंने बताया था, हालांकि ये आगे इसका प्रसंग आएगा। एक सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणी तुर सेनांगा नाम, इससे एकवद भाव हो गया है, एक वचन हो गया है और फिर वह नपुंसकम से नपुंसक, तो मुख नासिकम ऐसा बन जाता है नासिका स्त्रीलिंग, परंतु यहाँ पर मुखम च नासिका च इति मुख नासिकम, ये समाहार द्वंद्व समास है। और आ वचन, हाँ जी, एक कल हमने पढ़ाया था मुखम च नासिका च इति मुख नासिकम। मुखम च नासिका च इति मुख नासिकम। और आवचनम में है समास, ईषद वचनम आवचनम। वचन का अर्थ है उच्यते इति वचनम, यहाँ पर भाव में वचन शब्द है। वच धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे तो वचनम बन जाएगा नपुंसकलिंग में। तो ईषद वचनम आवचनम। आ के 6 अर्थ हैं हमने बताया था। आ के जो हैं 6 अर्थ हैं। वह है ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चय एत मातम गीतम विद्यात्। यहाँ पर जो है कल मैंने एताम आताम बता दिया था, लग रहा था मेरे मुख में आ रहा, परंतु नहीं, फिर बाद में इस पर मैंने विचार किया। तो गीतम जब ये द्वितीय एक वचन है अकारांत तो एतम होगा, आतम होगा, आताम नहीं होगा। तो एतम आतम गीतम विद्यात्। अजी क्या चीज? वो लिखा दिया हूँ वहाँ पे, मर्यादा भी विधौ चय, वहाँ लिखा दिया हुआ हूँ। इस पर फिर दोबारा मैं नहीं करूंगा, आगे चल रहा हूँ मैं। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा भी विधौ चय एतम मातम गीतम विद्यात् वाक्य स्मरणयोरगित, लिखा दिया हुआ हूँ वहाँ पे। तो आ के 6 अर्थ हैं। उनमें से जो आ 2 प्रकार के मिलते हैं, एक नित आ मिलता है और एक अंगित आ मिलता है। जैसे आंग उपसर्ग में जो आंग उपसर्ग है, तो आंग जो है क ख ग घ ङ, आ के आगे क ख ग घ ङ पंचम वर्ण हलंत जो है, तो आंग ये उपसर्ग है। उस ङ की हलंत्यम से संज्ञा है, तो ये नित
आ हुआ, और एक आ है जिसमें ङ नहीं है, ङ है ही नहीं, तो उसकी इत कैसे होगी, तो इसलिए अंगित आ। तो दो तरीके का आ मिलता है, एक अंगित आ, दूसरा अंगित आ। तो नित जो आ है उसके चार अर्थ हैं। एक अर्थ है ईषद, दूसरा अर्थ है क्रिया योग, तीसरा अर्थ है मर्यादा, चौथा अर्थ है अभिविधि। ये गित है जिसमें ङ अजय अंगित के चार, गित जो आकार हैं उसके चार अर्थ हैं। आ के 6 अर्थ हो गए, उसमें से 4 जो गित आ के 4 अर्थ हैं। एक अर्थ है ईषद, दूसरा अर्थ है क्रिया योग, तीसरा अर्थ है मर्यादा, चौथा अर्थ है अभिविधि। ये 4 अर्थ हो गए नित आके, जिसमें ग की संज्ञा हो, ङ जिसमें हो। और अंगित जो आ, केवल आ, उसमें ग नहीं है, तो अंगित जो आ है उसके 2 अर्थ हैं, एक वाक्य, दूसरा स्मरण। माने वाक्य अर्थ में भी जो है, वाक्य में भी ये प्रयुक्त होता है। माने वाक्य का मतलब हुआ कि पूर्व कही बात को जो है अयथा करने के लिए जो प्रयुक्त वाक्य है उसमें, जैसे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। वाक्य का जैसे उदाहरण हो जाएगा कि आ एवं नु मन्य से, ये है उदाहरण। आ एवं नु मन्य से, तो अब तू ऐसा मानता है, इसका यह अर्थ। आ एवं नु मन्य से, अब तू ऐसा मानता है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तू ऐसा नहीं मानता था, अब मानने लगा है। तो आ एवं नु मन्य से, तो यहाँ पर वाक्य का मतलब ये हुआ कि जो पूर्व कही हुई जो बात है उसको अयथा, अर्थात पहले वो ऐसा नहीं मानता था, अब इसको ऐसा मानने लगा है, तो पहले कही हुई बात को अयथा कर दिया, जैसा था उससे विपरीत हो गया। उस पूर्व कही हुई बात को अयथा करने के लिए जो प्रयुक्त वाक्य है उसमें आ का प्रयोग होता है। आ एवं नु मन्य से, अर्थात पहले तू ऐसा नहीं मानता था, अब तू ऐसा मान रहा है। आ एवं नु मन्य से, तो पूर्व कही हुई जो बात है, पूर्व कोई भी व्यक्ति किसी चीज की प्रतिज्ञा किया, परंतु बाद में वो ऐसा नहीं, ऐसा मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, ईश्वर जो है निराकार है। अब ईश्वर निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस, तो ईश्वर निराकार है, और कोई हमसे डिबेट कर रहा है, परंतु वह ईश्वर को निराकार नहीं मान रहा है। परंतु बाद में उसकी बुद्धि में जब आई, उसकी विद्या जब बढ़ी, तब फिर वह ईश्वर को निराकार मानने लग गया। तो तब कहेंगे आ एवं नु मन्य से, पहले तुम ईश्वर को निराकार नहीं मानते थे, अब मानने लगे हो आ एवं नु मन्य से। तो यहाँ पर पूर्व कही हुई जो बात है, पूर्व जो उसने कहा कि ईश्वर साकार है, उसको अयथा करने के लिए, जैसा नहीं है वैसा, मतलब उसको निग्लेक्ट करने के लिए ये आ का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, इसलिए वाक्य हो गया। और दूसरा जो है आ का जो है अंगित जो आ है, उसका जो अर्थ है वह स्मरण है, स्मरण अर्थ में। जैसे उदाहरण के लिए आ एव किलम तत्, आ एव किलम तत् माने आ एव किलम तत् स्मरण अर्थ में। तो आ एवं किलत, नहीं
नहीं, मेरी तो आवाज हम डबल नहीं आ रही है, पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है। स्मरण अर्थ में है कि आ एव किलम तत्, या आ एवं किल तत्, आ एवं किल तत्, या आ एव किल तत्। हाँ, वह ऐसा ही है, स्मरण कर लिया यहाँ पे, ऐसा ही है। तो स्मरण, आ यहाँ पर स्मरण अर्थ में हो गया, आ एवं किल तत्, माने आ एवं किल तत्, ऐसा ही है, वह ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। तो याद कर दिया, तो याद कर लिया, तो स्मरण अर्थ में हो गया। तो दो वाक्य अर्थ में माने पूर्व कही हुई बातों को अयथा करने के लिए, पूर्व कही हुई बातों को अयथा करने के लिए जो वाक्य में प्रयुक्त जो आ है उसको कहेंगे वाक्य। उस वाक्य में जो है आ का प्रयोग होता है, उस वाक्य अर्थ में आ का प्रयोग होता है, और अंगित आ है वो। और ऐसे ही स्मरण अर्थ में आ एवं किल तत्, हाँ ऐसा ही है। तो ये स्मरण अर्थ हो गया। और चार जो अर्थ है वह है नित, ईषद अर्थ हो गया। जैसे अभी ईषद वचनम आवचनम, ईषद वचनम, मुख नासिका वचनोनुनासिका, तो ईषद वचनम आवचनम, थोड़ा कहना। वचनम जो भाव अर्थ में है, तो थोड़ा कहना, ये हो गया। तो ईषद वचनम आवचनम। और दूसरा है क्रिया योग, तो गच्छति है, उसमें आ जोड़ दिया तो आ गच्छति हो गया। ऐसे ही मर्यादा हो गया, मर्यादा और अभिविधि दोनों जो है अवधि को बताता है, दोनों में सीमा है। मर्यादा सीमा को कहते हैं, अभिविधि भी सीमा है, परंतु मर्यादा का अर्थ होता है, मर्यादा और अभिविधि में अंतर होता है। तेन विना मर्यादा भवति, तेन का मतलब है, तेन लिखे, तेन इक्वल टू निर्दिष्ट देशेन, तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति, तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति, तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति। लिख लिया? लिख लेंगे तो बोल देंगे कि तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति। बालबोध जी लिख लिए? तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति, तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति। क्या वेणु जी आप लिख लिए? तेन निर्दिष्ट अजय, हाँ, तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति। माने जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि आ पाटली पुत्रात मेघो वृष्टः, आ पाटली पुत्रात मेघो वृष्टः, ये उदाहरण हुआ। अब यहाँ पर आ का संबंध पाटलिपुत्र के साथ है, तो यहाँ पर निर्दिष्ट देश है पाटलिपुत्र। तो निर्दिष्ट देश को छोड़ करके जो वर्षा हुई, अर्थात आ पाटलिपुत्रात वृष्टो देवः या आ पाटलिपुत्रात मेघो वृष्टः, पाटलिपुत्र पटना से पहले पहले वर्षा हुई, या मेघो वृष्टः, मेघो वृष्टः, और या ऐसा कह दिया कि आ क्लीवलैंड नगरात मेघो वृष्टः,
आ बेंगलोर नगरात मेघो वृष्टः, या जो जिस क्षेत्र में है, तो निर्दिष्ट जो देश है, निर्दिष्ट जो स्थान है, तो क्लीवलैंड, पाटलिपुत्र, बेंगलोर एटसेट्रा इत्यादि, जो भी निर्दिष्ट देश है उसको छोड़ करके मर्यादा होती है। तो अर्थ होगा कि आ क्लीवलैंड नगरात वृष्टो देवः या मेघो वृष्टः, तो क्लीवलैंड नगर से पहले पहले वर्षा हुई, तो उसको अर्थात क्लीवलैंड नगर को छोड़ करके, और सब जगह वर्षा हुई पर तो क्लीवलैंड में नहीं हुई, और सब जगह चारों तरफ वर्षा हुई पर तो बेंगलोर में वर्षा नहीं हुई, और सब जगह चारों तरफ वर्षा हुई पर तो पटना में नहीं हुई, तो पटना को छोड़ करके वर्षा हुई, इसको कहते हैं मर्यादा। समझ गए जी? आ पाटलिपुत्रात वृष्टो देवः या मेघो वृष्टः, कुछ भी कर दीजिए। पाटलिपुत्र से पहले पहले देव वर्षे, माने पाटलिपुत्र से पहले पहले देव वर्षे, देव माने देवता हो गया, वरुण देवता हो गया, इंद्र देवता हो गया, जो भी है, अर्थात जल का जो देवता जो वरुण है, तो अर्थात कहने का अभिप्राय कि पाटलिपुत्र से पहले पहले वर्षा हुई, तो ये मर्यादा है। समझ में आ गया जी? समझ में आया? हेलो बालबोध जी, तो बोल क्यों नहीं रहे? समझ में आया? हेलो, अरे पाटलिपुत्र से पहले वर्षा हुई, तो उसको पाटलिपुत्र को छोड़ करके सब जगह वर्षा हुई, इसका नाम मर्यादा है। कि वाक्य में आ का संबंध जिस देश के साथ है, उस देश को त्यागना, त्याग करके अलग वर्षा हुई, ये मर्यादा हो गया। निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवती, मैं कह रहा हूं मर्यादा उसका नाम होता है जो निर्दिष्ट देश है उसको विना माने छोड़कर। समझ में आया? हाँ, पाटलिपुत्र को छोड़ करके बाद बाकी जगह वर्षा हुई, तो ये आ का अर्थ हुआ विना, माने मर्यादा अर्थ हो गया ना जी, सीमा नहीं है, मर्यादा माने सीमा हो गया ना जी। वह ये सीमा दे दिया कि पाटलिपुत्र को छोड़ करके वर्षा हुई, ये सीमा हो गई, ये मर्यादा है। और अभिविधि भी, ये भी सीमा है, परंतु इसमें है कि तेन निर्दिष्ट देशेन सहित अभिविधि भवति। लिख लीजिए, तेन निर्दिष्ट देशेन सहित अभिविधि भवति, तेन निर्दिष्ट देशेन सहित अभिविधि भवति, तेन सहित अभिविधि भवति, निर्दिष्ट पाटली, निर्दिष्ट उस जैसे तेन का वहां पर था, यहाँ पर केवल सहित ही केवल जोड़ देना है, सब वैसा का वैसा ही है। तेन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति, तेन निर्दिष्ट देशेन सहित अभिविधि भवति। समझ में आया? तेन निर्दिष्ट देशेन सहित अभिविधि भवति। लिख लिया? वही उदाहरण है। आ पाटलिपुत्रात वृष्टो देव, वही उदाहरण हो जाएगा। आ क्लीवलैंड नगरात वृष्टो देव, आ बेंगलोर नगरात वृष्टो मेघो वृष्ट, वही उदाहरण हो जाएगा। उदाहरण वही हो जाएगा ना, क्योंकि जो है यहाँ पर यह है कि मर्यादा और अभिविधि में
भाई यदि वर्षा पटना को लेकर के हुई है तब भी वही वाक्य होगा, बस आपका दृष्टि क्या है उसके आधार पर, आपका क्या वस्तु स्थिति क्या है उसको देख करके वहां के आप पाटलिपुत्र देखो वृष्ठ वो क्या बोलते हैं कि भो बाल बोध आ जरेल ग्रामात मेघो वृष्ट, आ जरेल ग्रामात मेघो वृष्ट, आ पूरे जरेल गांव में जो है मेघ को लेकर के वर्षा हुई। माने और जो है बेनीपट्टी हो गया, नवटोली हो गया, आसपास के जो भी है वहां तो वर्षा हुई, अब जरेल में भी वर्षा हुई। तो आ जरेल ग्रामात मेघो वृष्ट ये भी हो जाएगा। और यदि आसपास वर्षा हुई परंतु जो है कि गुरुकुल में वर्षा नहीं हुई, गुरुकुल में वर्षा नहीं हुई, आसपास वर्षा हुई परंतु गुरुकुल के जो प्रांगण में वर्षा नहीं हुई या जरेल गांव में वर्षा नहीं हुई, तो कहेंगे कि आ जरेल ग्रामात वृष्टो देवा, जरेल ग्राम को छोड़ करके वर्षा हुई। या आ गुरुकुलात वृष्टो देवा, आ गुरुकुलात मेघो वृष्ट, गुरुकुल को छोड़ करके वर्षा हुई। समझ में आ गया? स्थिति क्या है, दृष्टि आपका क्या है, वाक्य वही है, वह वही मर्यादार्थ में भी है और अभिविधि अर्थ में भी है। यदि पूरे गुरुकुल के लेकर के अब जरेल गांव को लेकर के यदि वर्षा हुई तो वो उसका वो अर्थ हो जाएगा, जरेल गांव को छोड़ करके वर्षा हुई तो उसका वह अर्थ हो जाएगा। क्या चीज? अभी उसको तो फिर समझाऊंगा ही, उसको अभी समझाऊंगा ही। आप अभिविधि समझ गए कि नहीं, क्रिया योग समझे कि नहीं? आगच्छति, आगच्छति क्रिया योग हो गया, ए ही ये क्रिया योग हो गया, उसमें आंग और ई है, क्रिया योग हो गया। तो क्रिया योग, मर्यादा और अभिविधि तीन अर्थ समझे कि नहीं? तीन अर्थ आप लोगों को समझ में आया? आगच्छति माने आता है, गम धातु के साथ आ का प्रयोग है, विपरीत अर्थ को दे रहा है ना जी। क्रिया के साथ आ का संबंध है कि नहीं? तो क्रिया के संबंध अर्थ में, क्रिया के योग अर्थ में, तो क्रिया के साथ योग तो है ही, आ का अंगित जो आ है। तो क्रिया योग, मर्यादा और अभिविधि पे और बार बार आएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। ईषद अर्थ, अब ईश तो नहीं हुआ। योग माने क्या होता है बताइए? योग माने क्या होता है? और निर्दिष्ट स्थान के बिना यदि कोई कार्य होता है लगा हुआ है तो ये होगा क्या करते हैं? निर्दिष्ट देश को छोड़ करके, बिना माने छोड़कर, निर्दिष्ट देश को छोड़ करके मर्यादा होती है, निर्दिष्ट देश को पकड़ करके उसके सहित अभिविधि होती है। बस यही तो दोनों सीमा है। एक सीमा का अर्थ है मर्यादा, दूसरे सीमा का अर्थ है अभिविधि। तो आइए हम अपने प्रसंग पे आए। वो तो इसमें कारिका में था इसलिए मैं बता दिया। यहाँ प्रसंग है ईषद अर्थ, ईषद वचनम आवचनम। क्या जी? ईषद वचनम आवचनम। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ईषद वचनम जो कह रहे हैं वो कौन सा आकार की बात कर रहे हैं? वो पूरा सूत्र है, उसमें कौन सा आकार की बात कर रहे हैं? ये गित आकार की बात कर रहे हैं, गित आकार की। दो प्रकार का आकार है ना जी, एक नित आकार है, एक अंगित आकार है। तो ये नित आकार की बात हो रही है यहाँ पर। वो कौन सा है? वो मुझे समझ नहीं आ रहा।
आवचन है ना, आवचन, मुख नासिका वचनो, तो नासिका और आवचन है ना जी, अकर शब्द निर्गल लग गया, तो आवचन। अब समझ गया। मुख नासिका वचनों में जो आवचन है, उस आवचन की व्याख्या कर रहे हैं। समझ गया। हाँ, तो आ का अर्थ है ईषद और वचन का अर्थ है कथनम। वचनम का अर्थ है कथनम, उच्यते भाव अर्थ में, उच्यते इति वचनः, उच्यते इति वचनम माने थोड़ा बोलना। क्या है जी? थोड़ा बोलना, थोड़ा कहना, यह है। तो यहां पर जो है आवचनम मुखम च नासिका च, यहाँ मुख और नासिका दो है, इसलिए आवचन को भी एक आवचनम च इति आवचनम ऐसा कर लीजिए। आवचनम च इति आवचनम, ये एक शेष हो गया। जैसे रामश्च रामस्ति राम होता है, तो यहाँ पर आवचनम चिति आवचनम, क्योंकि मुख नासिकम है, तो एक आवचनम का संबंध हो गया मुख के साथ और दूसरा आवचनम का संबंध हो गया नासिका के साथ। तो मुख माने एक नियम है कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ सूयमानम पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। द्वंद्व के, द्वंद्व समास के शुरू में और द्वंद्व समास के बाद में यदि जो भी शब्द सुनाई दे, उस द्वंद्व समास के प्रत्येक शब्द के साथ उसका संबंध होता है। तो आवचनम का संबंध मुख के साथ भी है और आवचनम का संबंध नासिका के साथ भी है। ये चीज ध्यान में रखना है। तो मुख नासिकम और फिर आवचनम, इन दोनों का समास करेंगे मुख नासिका वचनम में। तो मुख नासिकम आवचनम यस्य समुख नासिका वचनः, ये बहुब्री समास हो गया। मुख नासिकम आवचनम यस्य समुख नासिका वचनः। समझ में आया जी? मुख नासिकम आवचनम यस्य माने यस्य वर्णस्य, बहुब्री समास हो गया, माने द्वंद्व समाहार द्वंद्व गर्भ बहुब्री हो गया। मुख नासिका वचनः, तो आवचनम का संबंध मुख के साथ भी है, नासिका के साथ भी, तो क्या हो गया कि शब्द थोड़ा, वचनम माने कथनम, थोड़ा मुख से कथन, थोड़े नाक से कथन, माने अर्थात थोड़ा मुख थोड़ा नाक से बोलना होता है जिस वर्ण को, या जिस वर्ण का कथन थोड़ा मुख से थोड़ा नाक से बोला जाता है, उसको कहते हैं अनुनासिक। माने मुख नासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य तो अनुनासिक संजो भवति, ये अर्थ हो गया। बहु समास है कि मुख नासिका वचन, मुख नासिकम आवचनम यस्य समुख नासिका वचन, यस्य माने यस्य वर्णस्य, तो यस्य वर्णस्य मुख नास आवचनम माने आवचनम मुखम आवचनम नासिका, नासिका, तो थोड़ा मुख अर्थात किंचित मुखे न, भाव में जब कहेंगे अपने शब्द में, तो किंचित मुखे न किंचित नासिकया यो वर्ण उच्चार्यते तो अनुनासिक संज्ञा भवति। थोड़ा मुख से थोड़ा नाक से जो वर्ण उच्चारित होता है उसका नाम अनुनासिक है। ये भाव हुआ, शब्दार्थ तो यही हुआ कि मुख नासिका वचन है, मुख नासिका वचन है जिस वर्ण का, जिस वर्ण का कथन मुख और नासिका है उसका नाम है मुख नासिका वचन। तो हो जाएगा सीधे मुख नासिका वचन अनुनासिक संजः भवति, या मुख नासिका वचनो अनुनासिक संजो भवति।
ये इसका अर्थ हो गया। समझ में आया जी कुछ कि नहीं समझ में आया? मुख नासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य, यानी जिस वर्ण का थोड़ा कथन मुख और थोड़ा कथन नाक, मैं थोड़ा जो कहना मुख से है थोड़ा कहना नाक से है, उसका नाम है अनुनासिक। समझ में आ गया जी? जी। बालभोज जी आपको समझ में आया? श्रवण जी? हाँ, संजय अनुनासिका पुण्य से संजय भवती हो जाएगा ना जी। वो तो समास के आधार पर याद कर दीजिए ना कि मुख नासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य, तो अनुनासिक संज्ञको भवती या संज्ञो भवती। ये मैंने कहा कि मुख और नासिका आवचन है जिस वर्ण का, मुख जिस वर्ण का आवचन मुख और नासिका है, अर्थात जिस वर्ण का थोड़ा सा कथन मुख और नासिका है, जिस वर्ण का थोड़ा सा बोलना, वचन मने बोलना, जिस वर्ण का थोड़ा बोलना मुख और थोड़ा बोलना नासिका है। शब्दार्थ ये हुआ कि जिस वर्ण का आ मने थोड़ा, वचनम मने कथनम मने बोलना, तो जिस वर्ण का थोड़ा बोलना मुख और आवचनम का संबंध नासिका से भी है, तो जिस वर्ण का थोड़ा बोलना नासिका, माने दोनों अलग अलग नहीं, माने जिस वर्ण का थोड़ा बोलना मुख और थोड़ा नासिका है, उसका नाम अनुनासिक है। समझ गए जी? वह अनुनासिक है। ये समझ में आ गया? जैसे उदाहरण के लिए अब्र आ अपह, तो आ जो है ये नाक और मुख दोनों से बोला जा रहा है। चन आ इंद्र, तो आ जो है वो मुख और नाक से बोला जा रहा है। तू पठ एद गाद्री इमिदा भज, तो भज ज में अ जो है वो मुख और नासिका दोनों से बोला जा रहा है, इसीलिए अ जो है अनुनासिक है। समझ में आया? जी। अनुनासिक क्योंकि थोड़ा मुख और थोड़ा नाक से बोला जाता है। माने किंचित मुखे न, अपनी भाषा में शब्दार्थ तो मैंने बता दिया उसके क्या बोलते हैं कि इसके आधार पर तो मुख नासिका वचन अनुनासिक भवती, बस ये हो गया। मुख नासिका वचन अनुनासिक संज्ञक भवती। तो मुख नासिका वचन का मतलब क्या हुआ? मुख नासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य स अनुनासिक संज्ञक भवती। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वर्ण का आवचन थोड़ा कथन थोड़ा बोलना मुख और नासिका है, उस वर्ण का नाम अनुनासिक है। ये हो गया। समझ में आया जी? दोनों तरीके से अर्थ, सीधे सूत्र के आधार पर आपको यदि समास समझ में आ रहा है तो मुख नासिका वचन अनुनासिक संज्ञक भवती, ये हो गया अनुनासिका भवती, ये अर्थ हो गया। बस कुछ नहीं करना है इसमें, मुख नासिका वचन अनुनासिका भवती। समास यदि आपको समास को पूरा तोड़ के करना है तो मुख नासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य स अनुनासिकः संज्ञः भवति या संज्ञकः भवति। माने मुख नासिका आवचन है जिस वर्ण का, उसका वह अनुनासिक संज्ञक होता है, वह अनुनासिक संज्ञा वाला होता है। समझ में आ गया जी? गुरुकुल में विद्यार्थी को समझ में आया कि नहीं आया? भाई जी आपको समझ में आया? हाँ,
हाँ बस यही तो है, जिस वर्ण का थोड़ा मुख से थोड़ा नाक से किया जाता है उसका नाम अनुनासिक है, यही तो है इसका मतलब। और समास पर विचार करना, आवचनम का अर्थ है थोड़ा बोलना, थोड़ा, ईषद माने आ माने ईषद थोड़ा, और वचनम माने कथनम, हिंदी में कहेंगे बोलना, कहना। तो थोड़ा कहना मुख माने जिस वर्ण का थोड़ा कहना मुख और नासिका है। अब इसको यदि अभी माने और थोड़ा परिष्कृत हिंदी में बोलोगे तो हो जाएगा थोड़ा मुख से थोड़ा नाक से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसका नाम अनुनासिक है। समझ में आया कि नहीं आया जी? अच्छा, आ पहले बताइए आवचनम का मतलब क्या है? आवचनम माने क्या है? आवचनम का मतलब आप क्या समझते हैं? थोड़ा बोलना, बस। जैसे मैं कहूंगा ओष्णम जलम देही, ओष्णम जलम देही, तो मैं कहूंगा ओष्णम, तो ओष्णम है ईषद उष्णम ओष्णम, ओष्णम, तो थोड़ा गर्म जल दो भाई, थोड़ा गर्म जल दो। तो मैं कहूंगा भो श्रवण ओष्णम जलम देही, तो ओष्णम में जो आ है वह आ का अर्थ है, आर ऊ मिलकर के ओ बन गया, तो आ का अर्थ है थोड़ा, तो थोड़ा गर्म जल, थोड़ा उष्ण जल, जैसे वार्म वाटर जिसको कहते हैं, वार्म वाटर को संस्कृत में कहते हैं ओष्णम। तो ऐसे ही आवचनम का अर्थ है किंचित वचनम, ईषद वचनम, ईषद माने किंचित। नहीं समझ में आया अभी भी? ओहो, आगे चलूं भाई जी, आगे चलें? अच्छा, इतना सब आपको समझ में आ गया? चलिए जी, अब जो है इसको दूसरे तरीके से भी इसका अर्थ कर सकते हैं। ये तो अभी हमने आपको ये, अच्छा, ये जो है हमने आपको अभी महाभाष्य के आधार पर हमने बताया, वो आगे भी जो बताऊंगा वो भी महाभाष्य के आधार पर ही होगा, जिसको काचका वृत्ति में, जिसको क्या कहते हैं कि काचका वृत्ति में और सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में, सब में जो है उसका आश्रयन किया है। प्रथम वृत्ति में महाभाष्य का जो प्रथम सिद्धांत है उसका आश्रयन किया है, और उन्होंने दूसरे वाला किया है, तो दोनों ठीक है, दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, मुख नासिका वचनोनुनासिका में यहाँ पर वचन का अर्थ तो यहाँ पर, वहां तो वचनम माने कथनम था, और यहाँ पर वचन पुंलिंग ही होगा, और अर्थ हो जाएगा उच्यते यह सवचन। कोई मशीन यहाँ, कोई भी मशीन नहीं चल रहा है। क्या चीज का आवाज आ रहा है? बोले मशीन का आवाज आ रहा है। वो कभी कभी ऐसा होता है, आप भी, मैं भी जब यहाँ बोलता हूँ तो मुझे भी डबल आवाज आती है। वो तो अब उसको तो ठीक करेंगे तभी होगा। चलिए, मैं बोल रहा हूँ, अब देखिए तो अब कैसी आवाज आ रही है? अब कैसी आवाज आ रही है? तो दूसरा जो है मुख नासिका वचन में, मुख नासिका वचन में, हाँ हेलो, अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ तो ठीक है। चलिए, तो
वचनः का अब दूसरे तरीके से जो मैं अर्थ बता रहा हूं उसका है कि उच्यते यह स वचनः। लिखिए, उच्यते यह स वचनः, उच्यते यह स वचनः। वचन जो बोला जाता है, वर्ण, वचन माने वर्ण, जो बोला जाता है, जो बोला जाता है, यह सब वचन। यहाँ पर वचन कर्म अर्थ में, वहां पर भाव अर्थ में हमने किया था, यहाँ पर कर्म अर्थ में हो गया। उच्यते यह सब वचन माने जो बोला, माने वर्ण, वचन माने हो गया वर्ण, जो बोला जाता, जो वर्ण बोला जाता है उस वर्ण का नाम है वचन। अब जो है मुख नासिका में समास है। मुखेन, पहले मुखेन, मुखेन सहिता इति मुख सहिता, मुखेन सहिता इति मुख सहिता, ऐसा कीजिए। हाँ, मुखेन सहिता इति मुख सहिता। हाँ, तृतीय तत्पुरुष समास। मुखेन सहिता इति मुख सहिता। क्या आपने लिखा? हाँ, मुखेन सहिता इति मुख सहिता। मुखेन सहिता इति मुख सहिता लिख लिया। हाँ, ये तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। ये तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। ओहो, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। मुखेन सहिता मुख सहिता। अब मुख सहिता के साथ नासिका का समास है। मुख सहिता नासिका इति मुख नासिका। मुख सहिता नासिका इति मुख नासिका। मुख सहिता नासिका, इसमें सहिता पद का लोप हो गया। एक वार्तिक है, शाक पार्थिवादीनाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योप संख्यानम, ये वार्तिक है। हाँ, तो मुख नासिका में सहिता है ना, मुख नासिका में सहिता आपको दिखाई दे रहा है। मुख नासिका जब आप बोलते हैं उसमें सहिता सुनाई दे रहा है क्या? ओहो, तो विग्रह है। मुख सहिता नासिका, मुख नासिका, मुख नासिका जो आप बोलते हैं उसमें सहिता पद सुनाई दे रहा है, तो वो सहिता कहाँ गया? तो वो सहिता का लोप हो गया। एक वार्तिक है, शाक पार्थिवादीनाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योप संख्यानम, ये वार्तिक है। रिलायंस में लगा दिलिए कि नहीं, रिलायंस में नहीं लगाया हूँ मैं। कभी कभी ऐसा होता है। शाक पार्थिवादीनाम सिद्धय उत्तर पद लोपस्योप संख्यानम, ये वार्तिक है। अभी वार्तिक लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस उतना इस पर मत जाइए। इस वार्तिक से सहिता पद का लोप हो गया, उत्तर पद का लोप हो गया है, तो मुख नासिका बन गया। अब जो है मुख नासिका का वचन के साथ समास है, वो भी है। मुख नासिकया वचनः, मुख नासिका वचनः, ये है। लिखिए, मुख नासिकया, हाँ, तृतीया तत्पुरुष समास से भी है। मुख नासिकया वचनः, मुख नासिका वचनः।
मुख नासिकया वचनः मुख नासिका वचनः। मुख नासिकया वचनः मुख नासिका वचनः। तृतीया तत्पुरुष, नासिकया तृतीया है ना जी। हाँ, मुख नासिकया वचनः मुख नासिका वचनः, ये तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। तो अर्थ क्या हो गया? मुख सहित नासिका से बोले जाने वाला वर्ण, मुख सहित नासिका से जो वर्ण उच्चारित होता है, जो वर्ण बोला जाता है, क्योंकि वचन माने उच्चते या जो बोला जाता है, तो मुख सहित नासिका से जो बोला जाता है उसका नाम अनुनासिक है। तो मुख नासिका वचनः अनुनासिकः भवति, यही अर्थ हो गया। मुख नासिका वचन अर्थ हो गया। अजय तो मैं क्या करूं? मैं बोल रहा हूं मुख नासिका वचनः का क्या अर्थ हुआ बताइए। आपको मैं बता दिया कि तृतीया तत्पुरुष समास है, क्या अर्थ हुआ? और शब्द आपने कहां से ले आया? अभी जो समास कर रहे हैं उस पर चलिए ना। अभी और शब्द कहाँ आया? और शब्द आया ही नहीं यहाँ पर। पहले आपको हमने अर्थ कराया मुखेन सहिता। मुखेन सहिता का क्या अर्थ हुआ जी? बताइए। मुखेन सह का क्या अर्थ हुआ? सह, सहिता छोड़िए। मुखेन सह का क्या अर्थ हुआ? हेलो, चौपटनाथ गिरधारी, मैं बोल रहा हूं बोलो तो। रामेण सह लक्ष्मण आगच्छति, क्या अर्थ हुआ? ठीक से नहीं आएगा जी, एकदम खराब आवाज आएगा। मैं बोल रहा हूं कि रामेण सह लक्ष्मण आगच्छति, इसका क्या अर्थ हुआ? राम के साथ लक्ष्मण आया। वहां पर तो आपने ठीक अर्थ लिखा बोला। ऐसे ही यहाँ पर मुखेन सह का मतलब क्या हुआ? मुखेन सह नासिका, क्या अर्थ हुआ? हाँ, ये अर्थ हुआ ना। यही तो मैं कहना चाह रहा था कि मुख के साथ नासिका। मुखेन सह नासिका माने मुख के साथ नासिका। और फिर मुख नासिकया वचन है, तो क्या अर्थ हो गया? मुख के साथ नासिका से, मुख के साथ नासिका से जो बोला जाता है। वचन का अर्थ हमने क्या बोला था? उच्चते यह, माने जो बोला जाता है। वचन माने क्या है जी? नासिका से जो कहा जाता है, जो कहा जाता है। क्योंकि वचन का अर्थ है उच्चते यह, कर्म अर्थ में है कि जो बोला जाता है, जो कहा जाता है, जो वर्ण कहा जाता है। तो अर्थ हो गया कि मुख के साथ नासिका से जो वर्ण कहा जाता है, जो वर्ण बोला जाता है, उस वर्ण का नाम है अनुनासिक। समझ में आ गया? वर्ण का नाम है मुख नासिका। उस वर्ण का नाम है अनुनासिक। मुख सहित नासिका से जो वर्ण बोला जाता है, मुख के साथ नाक से जो वर्ण बोला जाता है, उसका नाम है अनुनासिक वर्ण। समझ में आया? भाई जी आप समझे? हाँ, तो मुख सहित नासिका से जो वर्ण बोला जाता है उसका नाम अनुनासिक है। तो अब आइए अपने प्रसंग में। तो इसमें तृतीया
तृतीया तत्पुरुष गर्भ तृतीया तत्पुरुष समास है। इस चीज को समझ लीजिएगा कि एक मुखेन सहिता मुख सहिता ये तृतीया तत्पुरुष समास है। फिर मुख सहिता नासिका मुख नासिका ये कर्मधारय समास है। और फिर मुख नासिकया वचन मुख नासिका वचन तो तृतीया तत्पुरुष कर्मधारय गर्भ तृतीय तत्पुरुष समास है, ऐसा है। तो यहाँ पर अनुनासिक तो भज जो है भज, ये जो भज है इस भज में अ की अनुनासिक संज्ञा है। तो प्रश्न ये हुआ कि भाई अनुनासिक कहाँ दिखता है, सुनाई तो देता नहीं है। भज धातु पाठ में आप जो देखेंगे तो धातु पाठ में वो तो सुनाई नहीं देता है, धातु पाठ में वो तो सुनाई नहीं देता है। तो हम कैसे पता करें? तो उसका उत्तर है प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनिया। ये हमने कल इस पर समझा दिया था कि पाणिनि के शिष्य जो हैं वो जानते हैं कि कहाँ अनुनासिक है कहाँ अनुनासिक, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि यहाँ अनुनासिक है यहाँ अनुनासिक नहीं है। इसलिए प्रतिज्ञान का विषय अनुनासिक के पाणिनि के शिष्य करते हैं। या पाणिनिया का अर्थ यह अर्थ होगा कि पाणिनि प्रोक्ता वर्णा। पाणिनिया का दो अर्थ हो जाएगा, एक तो पाणिनिया माने पाणिनि शिष्या पाणिनि के शिष्य, और दूसरा पाणिनिया का अर्थ भी होगा पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनियम, या पाणिनि प्रोक्तम इति पाणिनीय वर्ण हो जाएगा। पाणिनीय माने पाणिनिया का अर्थ दूसरा अर्थ हो गया पाणिनि के द्वारा प्रोक्त वर्ण। ये प्रतिज्ञान का विषय है, ये प्रतिज्ञा का विषय है कि यहाँ अनुनासिक है यहाँ अनुनासिक नहीं है, स्थिति को देख करके। तो भज में अ जो है उसका नाम अनुनासिक हो गया। अब अनुनासिक जो हुआ तो एक सूत्र है, माने अनुनासिक हो गया तो उपदेशे जन्नास्कृत से उपदेश में अनुनासिक अच का नाम इत है, तो ज में जो अ है उसका नाम इत हो गया। और इत होने से क्या हुआ? तो तस्य लोपः, निकालो तस्य लोपः सूत्र, तस्य लोपः सूत्र निकालो। 1 3 शायद 9 नंबर सूत्र है या कितना नंबर सूत्र है, ये निकाल लिया। तस्य लोपः, तस्य लोपः 1 3 9 है, बहुत सुंदर। तो तस्य लोपः देखो ऊपर उपदेशे जननास्कयित, फिर जो है हलंत्यम 9 विभक्त तुष्माः, उसके बाद क्या है जी 9 विभक्त तुष्माः उसके आगे बोलते जाइए। शप प्रत्यय से चुटु लशक तदिते तस्य लोपः। हाँ, सब प्रत्यय से चुटु लशक तदिते, तो ये सभी इत का प्रसंग है। तो ये सब इत वहां पर पूर्ण तस्य लोपः, जिसका हमने नाम इत रखा है उसका, तस्य माने उसका, पूर्व का परामर्शक है। तत् माने जो ऊपर जो जिसका नाम जिसका नाम हमने इत रखा है उसका लोप हो जाता है। तो तस्य इतः लोपो भवति, इत की अनुवृत्ति इसमें आ रही है उपदेशे जननाश का इत से, और तस्य षष्ठी है इसलिए इत तथा वो भी षष्ठी बदल जाएगा। अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है, बदल जाती है। तो यहाँ पर जो इत है इतः बन जाएगा। तो तस्य इतः लोपः माने तस्य इतः में य और अ में ई में आद गुना हो गया तो ए बन गया, तो तस्येतः लोपः। और तस्येतः में विसर्ग में संधि है ल है इसलिए ओ हो जाएगा, तो तस्येतो लोपः भवति माने तस्य इत संज्ञकस्य लोपः आदेशः भवति। उस इत संज्ञक के स्थान में लोप आदेश होता है। तस्य इस संज्ञकस्य स्थाने लोप, तस्य षष्ठी है इसलिए यहाँ पर स्थानीय अर्थ हो जाएगा षष्ठी स्थानीय योगा से। तो तस्य इस संज्ञकस्य स्थाने लोप आदेश भवति। क्या अर्थ हो गया जी? पहला बस शब्द पहले सरल अर्थ कीजिए, तस्य इतः लोपः भवति। क्या है जी?
तस्य इतः लोपः भवति। अब वो इत मान इत संज्ञकस्य है, तस्य इत संज्ञकस्य लोपः आदेश, जब भी है तो प्रथमा व्यक्ति आदेश होगा तो लोपः आदेश भवति। तस्य इत संज्ञकस्य स्थाने लोपः आदेश भवति। उस इत संज्ञक के स्थान पर लोप होता है। तो लोप किसका नाम है? प्रश्न ये हुआ कि लोप किसको कहते हैं? तो अष्टाध्यायी का सूत्र है अदर्शनम लोपः। क्या है जी? अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः। अ माने नहीं, न दर्शनम इति अदर्शनम, माने दर्शन न देना, दर्शन न होना ही लोप है। माने दिखाई न देना ही लोप है। दिखाई न देने का नाम लोप है। किसका नाम लोप है जी? हाँ, तो लोप माने अभाव। लोप माने क्या हुआ जी? अभाव। और हमने पहले भी बताया हुआ कि अभाव जो है 5 प्रकार का है। तो अदर्शनम लोपः, इस पर हम कल विशेष इस पर चर्चा करेंगे, अदर्शनम लोपः पर। वैसे ज में अ जो है उसको काट दीजिए और लिख दीजिए भज, ज हलंत भज। यहाँ तक हमने सिद्ध कर दिया। भज माने भजो, भजो जो था वो अब भज बन गया, भज हो गया, ज हलंत हो गया, भज बन गया। और जो है जो हो गया भज हलंत है। हाँ, वहाँ पर अ में एक क्रॉस लगा दीजिए, काट दीजिए ऐसे करके, ऑब्लिक जैसे क्या कैसे करते हैं उसको क्या कहते हैं जयानंद जी, क्या कहेंगे? ऐसे जो ऑब्लिक करके काट देते हैं, उससे खड़ी लकीर से या थोड़ा टेढ़ा करके काट दीजिए। हाँ, क्रॉस कर दीजिए, स्लैश कर दीजिए जैसे। हाँ, जो भी स्लैश या जो कुछ भी है वो करके कर दीजिए तो भज होगा। तो अदर्शनम लोपः पर हमने कभी भी चर्चा किया भी था, परंतु कल इस पर हम फिर बताएंगे। अदर्शनम लोपः माने लोप माने अभाव, न दिखाई देना। तो लोप तो 5 प्रकार के लोप है, उसमें से ये कौन सा लोप है, इस चीज को कल हम आपको समझाएंगे। और किसी को कोई प्रश्न है? अनंत जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं है सर। वेणु जी आपको कोई प्रश्न है? जी नहीं है। समझ में आ रहा है वेणु जी आपको? जी आ रहा है। और सुनीता बहन जी, स्वाति बहन जी, जय जी, आप लोगों को समझ में आया? आज भी कोई प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न नहीं है। और गुरुकुल में आप लोगों को कोई प्रश्न है जी? आवाज तक ठीक से नहीं हो गया, बड़ा परेशानी है मुझे। आप लोगों को अभी तक जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। तो इस पर आप लोग विचार कीजिएगा, कोई ज्यादा है ही नहीं। हमने सूत्र उपदेशे जननाशकायित मुखनासिका वचन नासिका तस्य लोपः प्रतिजननासिका पाणिनीयः, ये अदर्शनम लोपः, इतना हमने पढ़ाया। अदर्शनम लोपः पूरा नहीं पढ़ाया हूँ, सामान्य रूप से अर्थ बता दिया हूँ, कल बताऊंगा। परंतु इतने सूत्र की तैयारी होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 और एक परिभाषा प्रतिजननासिका पाणिनीय, 5 सूत्र मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए। आप ये मत समझिएगा कि केवल वृद्धि राधे ही हुआ, आपको 5 सूत्र हमने पढ़ा दिया अच्छी तरीके से। केवल अदर्शनम लोपः को छोड़ करके तो मैंने 3 मैंने उपदेश से जननासिक मुखनासिका वचन नासिका तस्य लोपः 3 वो और एक परिभाषा प्रतिजननासिका पाणिनीय, ये पढ़ा दिया। तो ये पक्का होना चाहिए। अदर्शनम लोपः भी प्रथम वृत्ति में देख करके देख लीजिएगा, कल हम इसको आपको बताएंगे। आप इस भ्रांति में नहीं रहिएगा श्रवण जी कि बस ये है कि बस तो अभी इतना ही है तो चलो कोई बात नहीं। आपको लगता है कि अभी ये है, इसमें बहुत कुछ आपको हमने बता दिया, बहुत कुछ पढ़ाया। तो आप इसकी तैयारी जितना करेंगे उतना अधिक आपको लाभ होगा। चलिए हम मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते आचार्य। हाँ नमस्ते।